तबला, पखावज, ये वाद्य ऐसे हैं जिनमें कि स्वयं की अपनी भाषा है। परकशन इंस्ट्रूमेंट में, वाद्यों में, ताल वाद्यों में इनकी अपनी स्वयं की भाषा है। फिल्मों में मेरा बड़ा रुझान था, फिल्मों का शौक़ इतना था, आज भी है, कि जो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे है उसका भी एग्ज़ाम मैंने दे डाला। बहुत अच्छा। चमड़ा है, उस चमड़े से आपको स्वर मिलाना है। दूसरा, उसमें जो घर होते हैं, 16 घर होते हैं, उन सबको एक जैसा मिलाना है। तो उस लेदर के में एक स्वर और उन एक ही स्वर में सारे 16 घरों को मिलाना। 3 ताल में पहला धा और चौथी मात्रा का धा दोनों अलग अलग है। लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं आएगा, या सिर्फ सीखने से नहीं आएगा। ये जब आप गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करोगे, जब उनको सुनोगे, तब आएगा। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल HOTC में आपका स्वागत है। इस संगीतमयी वार्तालाप में विशिष्ट बात होने वाली है कि इस बार यह लयदार भी होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ देश के उदीयमान युवा तबला वादक श्री मनोज पाटीदार जी उपस्थित है। मनोज पाटीदार जी, आपका स्वागत है। परिचय के तौर पर बता दूं, मनोज जी वैसे तो एक संपन्न कृषक परिवार से आते हैं, मध्य प्रदेश से। आवश्यक यह है जानना कि इनका रुझान संगीत के प्रति और विशेषकर शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसे हुआ, और शास्त्रीय संगीत में भी तबला एक ऐसी विधा है जिसमें शास्त्रीय संगीत अपने आप में ही एक कठिन विधा होती है, उसमें तबले में इनका रुझान कैसे हुआ। तो हम मनोज जी से पूछेंगे कि थोड़ा सा अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपने जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति आपका रुझान, क्या घर में ऐसा वातावरण था, पास पड़ोस में था, स्कूल कॉलेज में था? जी। ये सारी चीज़ें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस चैनल पर मुझे बुलाया, इस योग्य समझा कि मैं आके अपनी बात यहाँ रख सकूँ। तो मेरा जो संगीत का सफ़र रहा, या जिसको हम कहें कि रुझान जी, तो हमारे पिताजी को संगीत का बहुत शौक़ है। मतलब हमसे कहीं ज़्यादा उनको संगीत से लगाव है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे हम जब गांव में थे, तो गांव में हमारे जो ढोलक वगैरह बजती है, तो वो जो ढोलक बजाने वाले होते थे उनके साथ में थोड़ा बहुत बैठाते थे, उनको घर बुला के उनसे कहते थे कि चलो थोड़ा बहुत इनको भी सिखाओ। तो 7वीं क्लास तक तो मैं गांव में ही रहा, तब तक थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता रहा, बहुत ज़्यादा नहीं। क्लास 8 से हम लोग जो हमारा ज़िला है, कौन सा है आपका? सीहोर ज़िले में हम लोग, हमारा गांव है सीहोर, हम लोग को जाना हुआ। तो पिताजी ने वहाँ म्यूज़िक स्कूल देख रखा था, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को उसमें एडमिशन दिलाऊंगा। और मज़ेदार बात यह कि उससे पहले मैंने तबला जो है कभी देखा भी नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं देखा था सामने से। टीवी में देखा था, क्योंकि टीवी में भोपाल दूरदर्शन ये आते रहते थे, तो उसमें देखा था। तो वहाँ जब हम गए तो फिर म्यूज़िक कॉलेज में लेके गए, संगीतिका संगीत महाविद्यालय में मेरे जो प्रथम गुरु हैं पंडित वासुदेव मिश्रा जी, मैंने उनसे तबला वादन की शिक्षा प्रारंभ हुई है मेरी। तो वहाँ पहुँचे तो क्या सीखोगे, तो तबला रखा हुआ था, मैंने कहा ये सीख लेंगे। तो बस ऐसे ही। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मैं 13 साल का था। हाँ, मतलब समझ के नाम पे तो हाँ, सिर्फ दिखने से आपने तय कर लिया कि तबला सीखना। हाँ। हालांकि आज के उसमें देखें तो मैं आज के हिसाब से मैं लेट सीखना शुरू किया मैंने, क्योंकि आज जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मैं थोड़ा सा लेट था। लेकिन ठीक है, वहाँ से हमारी यात्रा संगीत की शुरू हुई। वहाँ कुछ साल सीखने के बाद में फिर भोपाल में आना हुआ। जब आप 13 साल की उम्र के थे, हाँ, और सीहोर जिले के संगीतिक विद्यालय में आप गए थे, बिल्कुल, तो आपको स्वयं तो ये निर्णय करने की क्षमता शायद रही नहीं होगी। हाँ। महत्वपूर्ण ये बात है कि आपका रुझान कैसे हुआ उसमें,
और या कब हुआ? वासुदेव मिश्रा जी की वजह से हुआ, या आपके पिताश्री की वजह से हुआ, या आपके स्वयं की वजह से हुआ? ये बड़ी अच्छी बात आपने मुझसे जी। पूछी, बहुत मज़ेदार है भाई। मेरा रुझान, अब ये तो ऐसा है कि जैसे आज भी मेरे पास जो बच्चे सीखने आते हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं कि भाई इनको आप सिखाइए। जी। बच्चों को रुचि है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा कुछ म्यूजिक में अच्छा करे। तो ऐसे ही था। अब बच्चों की रुचि होती है ज़्यादा खेल कूद में। जी। कोई ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं जो बचपन से किसी एक विधा में अच्छी होती हैं। तो ऐसी प्रतिभा तो हम में नहीं थी, कुछ जन्मजात की हम कोई प्रतिभाशाली संगीतकार थे या वो थे। ये बात बहुत आगे निकली, मतलब कई साल मैं बजाता रहा, क्यों ये नहीं पता। अच्छा। पिताजी ने तब तक सिखाया तो सीखे। उसके बाद में भोपाल में आना हुआ तो थोड़ा भटकाव हुआ इधर उधर, क्योंकि एक उम्र रहती है कि ये कर लें वो कर लें, ऐसा लगा। लेकिन फिर मुझे हमारे गुरुजी पंडित किरण देश पांडे जी, मैं उस मुद्दे पे अभी आता हूँ अलग से। मतलब ये स्पष्ट बात है कि तब तक आप सिर्फ बजा रहे थे। सिर्फ बजा रहा था। क्योंकि आज आप अधिकार पूर्वक ये कह सकते हैं, या मैं भी कह सकता हूँ, कि संगीत में सिर्फ सीखने, बजाने या गाने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसमें रुचि या रुझान बहुत ज़्यादा नहीं, या मैं कहूँगा किसी भी काम में नहीं, किसी भी काम में। तो आपका ये सीहोर का जो शिक्षा का सफ़र है वो कितने साल चला? तो सीहोर में सीखने का जो सिलसिला रहा वो लगभग 3 से 4 साल तक चला। उसके बाद में भोपाल आना हुआ। भोपाल आना भी, मैं सीहोर के बाद में हम फिर से गांव चले गए थे, तो गांव से फिर भोपाल अप डाउन होता था। जो हमारे सीहोर वाले गुरुजी थे उन्होंने मुझे जो हमारे वर्तमान गुरु हैं पंडित किरण देश पांडे जी, उनसे मिलवाया और उन्होंने कहा कि अब मैं आपको इसको जो है आपके पास भेजने वाला हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर पे आना और मुझे थोड़ा सा सुनाना। तो मुझे याद है मई का महीना था, गर्मी का महीना था। मैं ऐसे पैदल गुरुजी के घर गया और मुझे कई लोग मिले बाद में जिन्होंने कहा यार गुरुजी ने तो हमें सिखाने से मना कर दिया। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उस समय गुरुजी ने मुझसे थोड़ा सुना और कहा कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम बजा सकते हो। शिक्षा चल ही रही थी, रही बहुत रुझान की बात, बहुत ज़्यादा जो रुझान जिसकी वजह से हम करते हैं। ये कुछ समय तक तो सिलसिला चलता रहा कि हाँ पढ़ाई चल रही है, अपना संगीत चल रहा है, तबला चल रहा है, ये सब एक साथ चल रहा है। लेकिन जिसको हम रुझान कहते हैं, जो हमको पुश करता है कुछ करने के लिए, रियाज करने के लिए, वो तो 2013 में आया। काफ़ी देर से आया? काफ़ी देर से आया। क्या आपको लगता है ये देर से आया? देर आए दुरुस्त आए, वो तो जब आए तब, जब जागो तब सवेरा है। क्योंकि मेरा जहाँ तक ज्ञान है, आप 2013 तक तो काफ़ी जगह पहले भी बजा चुका था, मैं खूब बजाया मैंने। लेकिन वही बात है ना कि मन स्थिर नहीं था कि यही करना है। अच्छा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इस तरफ अब मैं एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं जी, कि बचपन से मेरा रुझान फिल्मों में बहुत ज़्यादा रहा। अच्छा। मैं अभी तक पब्लिकली ये बात बहुत नहीं बोली मैंने, लेकिन आज नहीं, बल्कि ये मेरे प्रश्नावली का अगला पार्ट था। हाँ, उत्तरार्ध लेकिन मैं अभी इसको बीच में जी इंक्लूड करता हूँ। तो फिल्मों में मेरा बड़ा रुझान था, फिल्मों का शौक इतना था, आज भी है, कि जो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे है उसका भी एग्ज़ाम मैंने दे डाला। बहुत अच्छा। यहाँ तक रुझान था। तो तब तक मन में ये तो चल ही रहा था कि हाँ इतना साल तबला सीखा है और कंटिन्यू सीखा है और गुरु के सामने बैठ के सीखा है।
उसमें कोई कोताही नहीं, सीखने में, रियाज में भी कोई कोताही नहीं, लेकिन एक समय तक चलता रहा। तो वो जो म्यूज़िक, जो फिल्म का जो इंटरेस्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा था। और एफटीआई में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम भी दिया, उसमें नहीं हुआ मेरा। और जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपको जहाँ ले जाना होता है वहाँ ले जाती है। तो पुणे भी जाना हुआ। पुणे में हमारे जो गुरु भाई हैं, जो मेरे गुरु भी हैं, पंडित सुप्रीत देशपांडे जी, उनसे भी मैं तबला सीखता हूँ। तो उस समय उन्हीं के पास रह के मैं सीखा। वहाँ 8-10-11 महीने रहने के बाद जब वापस भोपाल आया, तब फिर लगा कि अब कुछ व्यवस्थित अपना काम करना चाहिए। तो उसके लिए फिर थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी बदली। एक विद्यालय मैंने शुरू किया, आपको शायद जी याद हो। तो एक विद्यालय शुरू किया मैंने, छोटे बच्चों का था, वो कुछ साल चलाया। तब तक संगीत अपनी जगह चलता रहा। लेकिन 2015 या 16 की बात, जो मैंने कहा आपको इंस्पिरेशन की बात, मेरा जो है जाना हुआ, जो भोपाल के बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं, बांसुरी वादक पंडित अभय फगरे जी। अच्छा, उनके यहाँ मेरा जाना हुआ संगत के लिए। तो उनकी वजह से मुझे संगीत की तरफ, मैं कह सकता हूँ कि बहुत इंस्पिरेशन रहा। और बहुत ज़्यादा मेरा जो मतलब म्यूज़िक की जो सीरियसनेस है ना, वहाँ से मुझे समझ में ज़्यादा आई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद मैंने रियाज तो मैं पहले भी करता था, और ऐसा नहीं 8-8 घंटे तक हम लोग रियाज करते थे, खूब करते थे। पैरों में बैठे बैठे नीचे से ऐसे यहाँ ब्लड दिखने लगता था बैठे बैठे। तो रियाज किया, लेकिन जो एक पूरा समग्र आप उसकी तरफ आप झुक के और उसकी तरफ काम करते हो, वो सब एक उस 15-16 के बाद हुआ। और मेरी जो सही संगीत यात्रा है वो उसके बाद शुरू हुई। तब मुझे यहाँ पाराशर जी रहते थे, आजकल बेंगलोर में हैं। तो उनके यहाँ मानस संगीत सभा हुई थी, उसमें मुझे तबला सोलो बजाना था। मैं था दर्शकों में। आप दर्शकों में थे। और संभवतः वो आपका प्रथम हाँ, इस तरह से मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रथम सोलो कार्यक्रम था, कह सकते हैं। और मुझे याद है वो काफ़ी अच्छा भी हुआ था। वो 2015 की बात है शायद जी। और उसके बाद मैं पूरी तरह से तबले में समर्पित हो गया। और उसके बाद जो है यात्रा अभी तक चल रही है। बिल्कुल ठीक। अभी काफ़ी ज़्यादा बात हुई गुरु जी के बारे में। कहा जाता है कि गुरु, मेंटर, गाइड, किसी भी नाम से बुलाइए, हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए एक शिक्षक लगता ही है, एक दिग्दर्शक लगता है। संगीत में तो ये सर्वविदित है, और सब जगह शायद सारे गुरुओं के नाम सामने आते भी नहीं है। संगीत एक ऐसी विधा है जहाँ गुरु शिष्य परंपरा का अभी भी उतना ही महत्व है। रूप कुछ भी रहा हो, स्वरूप तकनीक के हिसाब से, समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और आपके जीवन में इसका कितना महत्व है? सन 1999 में भी कितना था और आज भी कितना है? ये तो कह सकते हैं कि जो भी है उसी की वजह से है। गुरु शिष्य का जो परंपरा है, गुरु शिष्य का जो संबंध है, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में आज भी इसीलिए है कि संगीत आज भी आपको अगर करना है और सीखना है तो बिना एक बहुत अच्छे गुरु के आप नहीं सीख सकते हैं। और जिसको हम परंपरा कह रहे हैं, वह परंपरा ऐसी है कि आपको गुरु के सामने प्रत्यक्ष बैठकर ही संगीत सीखना है। इसमें देखिए ऐसा है कि संगीत सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बोल आपको सीखना है कि गुरु ने सिखाया आपको कि हाँ ये धा ऐसे बजाना है, तिट ऐसे बजाना है, सिर्फ वही सीखना नहीं है। उसके पीछे का जो भाव होता है ना,
संगीत में सिर्फ गाने में भाव नहीं है ना, बजाने में भी भाव बिल्कुल है। है। तो वो भाव आप आजकल हम सब ऑनलाइन भी करते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन जो प्रत्यक्ष सीखना होता है उसमें जो गुरु के भाव जो उस माध्यम से आप तक आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और शायद सबसे ज़्यादा शिक्षा वहीं से मिलती है। सबसे ज़्यादा शिक्षा वहीं से मिलती है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ आपको ये जो बोल है ना यही नहीं सीखना है, इसके पीछे कितनी सारी गुरु की यात्रा वो भी सीखनी है, और गुरु जो जिस ढंग से उस धा को बजा रहा है, उस धा का मिजाज आप जब तक आप उसको नहीं देखोगे, जब तक आप उसके सामने सालों नहीं बैठोगे, सालों तक, तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना कि तीन ताल में पहला धा और चौथी मात्रा का धा दोनों अलग अलग है, लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं आएगा, ये सिर्फ सीखने से नहीं आएगा। ये जब आप गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करोगे, जब उनको सुनोगे, तब आएगा। जैसे मैं अपने जो मेरे पास जो लोग सीखते हैं, मैं उनको कहता हूँ आपको 4 चीज़ें तो करनी है। तो उसमें एक सीखने के साथ साथ सुनना भी होता है, और वो सुनना आप जब तक आप प्रत्यक्ष गुरु को नहीं सुनोगे आपको नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तकनीक में बदलाव हो सकता है, लेकिन ये मूल ही रहेगा। मूल ही रहेगा। आज भी जो लोग ऑनलाइन सीखते हैं वो सीखते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि कभी समय निकालो और यहाँ मेरे पास आके बैठो। इस तारतम्य में एक चीज़ और महत्वपूर्ण ये हो जाती कि यदि हम आज से 20 साल या 25 साल पहले की बात करें, जब तकनीक इतनी नहीं थी, तब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ के, जैसा आपने बताया, जिसको हम कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से चीज़ों को सीखते थे। तो उसमें आज तो हमारे पास सुविधा है, जैसे हम अभी कैमरे पे बात कर रहे हैं, इसको जूम इन जूम आउट करके देखा जा सकता है। तो क्या उससे बेनिफिट या उससे कुछ फायदा मिलता है, या आपका अभी भी ये मानना है कि सबसे ज़्यादा सामने बैठने से ही होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो सामने बैठने से ही मिलता है। अच्छा। लेकिन चूंकि अब तकनीक इतनी बढ़ गई है कि आप तकनीक का लाभ भी उठा सकते हैं, तो अब चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आने में सक्षम नहीं है या जो यहाँ नहीं है, तो उनके लिए ठीक है कि वो सामने रह के आपके साथ वीडियो कॉल पे संपर्क कर सीख सकते हैं, लेकिन साथ साथ सुनना और अभ्यास करना जारी रखें। वो अभी हमने बात करी कि ये चीज़ें सनातन पुरातन चलती हैं, चलती आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेंगी, तभी ये संगीत जीवित रहेगा। तो गुरु की महिमा के बारे में हम आपसे अवश्य जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत करीब से गुरुओं से सीखा है। करीब से सीखा है और सालों तक गुरुजी के सामने बैठ के, उनके चरणों में बैठ के सीखा है। और ये तो है, पर उससे पहले एक चीज़ कि अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो ही आप गुरु के पास बैठ के सीख सकते हैं। और सही गुरु मिलना ये तो और सौभाग्य की बात है कि आपको सही गुरु मिल जाए। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह सिखाया और खूब रियाज कराया, खूब गुरुजी के पास बैठना हुआ। एक समय तो ऐसा भी था कि गुरुजी स्वयं फोन लगाते थे कि तुम आने वाले हो क्या आज? मैंने देखा है वो। तो गुरु की महिमा तो ऐसी है कि अगर आपको अच्छा गुरु मिले तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, और उससे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं। और बिना गुरु के आप संगीत जैसी विधा में तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी संगीत यात्रा अनवरत जारी है जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, देख ही रहे हैं कि ये निरंतर एक अलग स्तर पे जा रही है। वर्तमान में आप तबला शिक्षण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ताल एकेडमी ऑफ तबला के आप संचालक भी हैं। जी। तो एकेडमी में हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, हर उम्र के आते हैं,
और हो सकता है बहुत छोटे भी हों, हो सकता है बहुत बड़े भी हों। तो उन सब के लिए आप एक ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो बड़ा है वो भी सीखने की शुरुआत कर रहा है, जो 3 या 4 साल का है वो भी सीखने की शुरुआत कर रहा है। तो आप इसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, या किस तरह से बैलेंस करके आप बताना चाहेंगे? देखिए, सीखने का ऐसा है, सबकी डिमांड्स अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि कोई उम्र के इस पड़ाव में है कि अभी एकदम नया है, उसे कुछ नहीं पता है, तो उसकी डिमांड्स हो सकती है कि उसको सिर्फ हाथ चलाने में ही आनंद आए या कहरवा दादरा बजाने में ही आनंद आए। कुछ जो बीच की एज में होते हैं, उन लोगों का ऐसा रहता है कि वो कहीं सीखे हुए रहते हैं कभी, या नहीं भी सीखे हुए रहते हैं, या बचपन में पेरेंट्स ने सिखा दिया होता है। और उसी तारतम्य में जो रिटायर्ड लोग हैं, जो 60 के बाद में हमारे पास आते हैं, तो एक तो पहली चीज़ कि हस्त संचालन तो सबका एक जैसा हमको करना ही चाहिए, सबका एक जैसा होना ही चाहिए। रही बात डिमांड्स की, तो सब लोग अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं कि थोड़ा मुझे ऐसा आए, लेकिन सीखने के लिए मैं कहूँगा कि शुरुआत में बहुत डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। शुरुआत के कुछ समय में, जिसमें आप को हाथ का सही रख रखाव, बोलों की निकासी, वो सब जब तक आपको समझ नहीं आती, थोड़ा स्वर का ज्ञान ताकि आप तबला वगैरह मिला सकें, तब तक आपके एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या है, लोगों को लगता है कि हम भी बहुत जल्दी से ऐसा बजाने लग जाएं, तो वो कहते हैं कि यार आपका जो जो, जो धा धिन धिंदा आ रहा है वो वैसा हमारा नहीं आ रहा है। तो वो उसके पीछे की जो यात्रा है, जिस पे हमने पहले बात की, वो एक बहुत लंबी यात्रा होती है। तब जाके वो, क्योंकि हमारे उधर कहावत है, मेरे मामा जी हमको मजाक में चिढ़ाते थे कि मालवा के रहने वाले हम लोग, तो मालवी में बोलते हैं कि मरो चमड़ो ठोके हु, तो मतलब जो तबले का लेदर है वो मरा हुआ है, तो उस चमड़े, तो अब उस मरे लेदर से आपको जीवित करना, संगीत को जीवित करना है। तो उसके लिए एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है, और वो एक्सप्रेशन कुछ समय के बाद आने शुरू होते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ आप ही ले गए हैं जी। मेरा अगला प्रश्न यही था, संगीत, कंठ संगीत या वादन गायन जिसे बोलते हैं, हम सबको पता है उसमें 7 स्वर होते हैं। तबले को कहा जाता है एक सुर का वाद्य। इसका क्या मतलब होता है? एक आम आदमी इसको क्या समझे? जो चीज 7 सुरों में हमको बहुत अच्छी लगती है, 8वां भी ऊपर का षट जो 8वां ही रहता है, लेकिन 7, वो एक सुर के वाद्य में इतनी रचनात्मकता कहाँ से लाइएगा? इस बारे में अवश्य जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, जो सीख चुके हैं, या जो बजा रहे हैं, या जो आर्टिस्ट है, ये इसमें आपके क्या विचार हैं? अब इसमें सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और ये मैं जो कहूँगा शायद वो मेरा व्यक्तिगत विचार है। एक सुर का तो ऐसा है कि वो वाद्य जो है किसी एक स्वर में मिलाना पड़ता है। हाँ, उसमें भी एक टेक्निकल चीज़ ये है कि वो चमड़े का वाद्य है। अन्य वाद्यों में ये है कि फूंक से या तार के माध्यम से आप स्वर मिलान करते हैं, लेकिन तबले का ऐसा है कि वो चमड़ा है, उस चमड़े से आपको स्वर मिलाना है। दूसरा, उसमें जो घर होते हैं, 16 घर होते हैं, उन सबको एक जैसा मिलाना है। तो उस लेदर के में एक स्वर, और उन एक ही स्वर में सारे 16 घरों को मिलाना, इसलिए उसको एक स्वर का वाद्य कहते हैं। संगीत 7 स्वरों की बात अभी करी हमने, और एक स्वर की तबले की बात करी। तो जो स्वर होते हैं, या स्वर के साथ शब्द भी होते हैं गायन में, वादन में तो नहीं होते, तो उसकी कुछ बंदिशें होती हैं, उसके भी कुछ नोटेशन या बोल रहे, तो तबले में वो क्या कहलाते? तबले में ये वर्ण कहलाते हैं, हाँ, बोल भी कहते हैं। और तबला, पखावज, ये वाद्य ऐसे हैं जिनमें कि स्वयं की अपनी भाषा है। परकशन इंस्ट्रूमेंट में, वाद्यों में
ताल वाद्यों में इनकी अपनी स्वयं की भाषा है। तो वो भाषा अपने आप में इतनी विकसित हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने कर दी है, की है, कि उस भाषा में अब कुछ नया शब्द, मतलब नया वर्ण आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे एक स्वरावली बना सकते हैं, आप एक शब्द उससे बना सकते हैं, लेकिन वर्ण तो वही है। मतलब कंपोजिशन बोलेंगे, कंपोजिशन बंदिश आप बोल सकते बंदिशें आप बना सकते हैं, लेकिन जो तबले के वर्ण है ना, वो अपने आप में ही इतने इतने डेप्थ रखते हैं, इतने इतने विशाल हैं कि उनकी जो भाषा है वो अपने आप में बहुत रोचक है। अच्छा, जैसे अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले, जैसे एक कंपोजिशन है जो दिल्ली घराने का कायदा है, धा तिट धा तिट धा धा तिट धागे ती ना की ना, ता तिट धा तिट धागे धी ना गीना। अब ये अपने आप में एक इतना रोचक है, जो 16 मात्राओं में बंधा हुआ है, और जब आप धा बोलेंगे तो तबला धा बजाएगा, तिट बोलेंगे तो तिट बजाएगा। तो ये वर्ण अपने आप में इतने रोचक हैं कि आपको उसी में आनंद है। जिस तरह से सरगम में आप राग वगैरह करते हैं, उसी तरह से हमारी तालों में बोल हैं, हम बोलों के माध्यम से वादन करते हैं। सरगम या स्वर में सरगम से माधुर्य विकसित होता है, जी, तबले में भी माधुर्य विकसित होता है। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, या मेरी ऐसी सोच है, मानना तो नहीं है, कि तबले में बोलों की निकासी का महत्व और उसी से माधुर्य पैदा होता है। ये तो बहुत लंबा विषय है, चर्चा का भी नहीं, लंबा पर विषय है। आपसे सिर्फ इतना जानना है, हाँ या ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलों का सही निकास। भाई, जो जो सामने सीखने बैठने की बात हुई, वो इसीलिए तो हुई ना, कि बोलों का सही निकास आपको तभी समझ में आएगा जब आप गुरु के समक्ष बैठ के सीखेंगे। चाहे भले कुछ समय के लिए ऑनलाइन हो, लेकिन आप हैं तो सामने। सामने ही। और आजकल जो सोशल मीडिया से लोग सीखते हैं, अच्छी बात है, सीखते हैं, सुनते हैं। मैं भी सिखाता हूँ, सोशल मीडिया पे भी सिखाता हूँ, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। लेकिन उसके कहीं कुछ कुछ दुष्परिणाम भी हैं, कि जो नए सीखने वाले रहते हैं, जिनको हम बिगिनर कहते हैं, उनके लिए एक समस्या हो जाती है कि उनको लगता है कि हाँ बस मैं भी ऐसा बजा लूँ, तबला खरीद लूँ। आजकल तो सब ऑनलाइन उपलब्ध है, तबला बुलवा लिया और बस अब ये मुझे आ जाए। तो ऐसे कई विद्यार्थी जो हैं मेरे पास आते हैं, जो पहले से ही अपना हाथ जमा के आते हैं। क्या वो सही गलत यूट्यूब से कुछ भी हो सकता है? तो वो, हाँ मतलब उसमें सही के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इच्छा सबकी होती है, और इच्छा होना तो बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए। लेकिन ये कहा ना कि इसको गुरुमुखी विद्या कहते हैं। गुरुमुखी विद्या। इसीलिए गुरुमुखी विद्या है कि जब तक आप गुरु के सामने या गुरु के सामने बैठ के नहीं सीखेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि वो हाथ क्यों रखना है। सबसे पहली बात तो हाथ ही क्यों रखना है तबले पे, भाई उंगली क्यों रखनी है, हम इस तरह से फिंगर रखते हैं, तो ये क्यों रखनी है, क्यों रखनी, ये तो पता हो। अब ये नहीं पता होता, बस चैनल वाले भी सिखाते हैं कि हाँ भाई ये बजाओ, सब सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन जब तक सामने नहीं रहेंगे, वो बर्ताव आप नहीं कर सकते आपके वाद्य के साथ। समय की अपनी सीमा है। बातचीत करते हुए लग तो ये रहा है कि बातचीत अभी शुरू हुई है, कहीं पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ही नहीं। आपसे अंत में दो चीजें मैं अवश्य जानना चाहूँगा, या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आप चूँकि ताल एकेडमी ऑफ तबला के संचालक हैं और काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट आपके यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे उसमें बहुत छोटे से भी हैं, युवा वर्ग ज़्यादा है। आपको क्या लगता है संगीत का भविष्य युवाओं में अभी क्या है? दूसरा, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संगीत का क्या भविष्य है, इस पर तो क्या ही कहें, क्योंकि हमारा तो भविष्य ही संगीत है। हम तो उसी की वजह से हैं। लेकिन जिसकी वजह से सब होता है, उसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। आज के समय में आप देखिए, हर विधा में, भारतीय शास्त्रीय संगीत की हर विधा में, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो,
सब में खूब लोग अच्छा कर रहे हैं, खूब सीख रहे हैं, बहुत लोग हैं, हर जगह आप जाइए। अच्छा, पेरेंट्स को बड़ी अवेयरनेस है आज के समय में कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की तरफ खुद भी ले जा रही है। कुछ बच्चे स्वयं से प्रतिभाशाली होते हैं। तो आज के समय में मैं तो ये मानता हूँ कि पहले की तुलना में आज ज़्यादा भारतीय शास्त्रीय संगीत से लोग जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तबला वादन में आज के समय में मेरे पास ही कई विद्यार्थी हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है और पूरे विश्व में ये संदेश है, क्योंकि मेरे पास जो सीखते हैं वो पूरे दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ ऑनलाइन। तो मैं देख रहा हूँ कि तमाम सब जगह भारतीय संगीत का और वाद्यों का बहुत प्रचार प्रसार है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और संभवतः यही आपका संदेश है। हाँ, ये मेरा संदेश है कि आप सब जो हमारी रूट्स हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इससे जुड़िए, इसको सीखिए, चाहे जो विधा आपको पसंद हो उससे जुड़िए। गायन है, वादन है, वादन में कई विधाएं, कई वाद्य हैं, नृत्य है, नृत्य में कई तरह के नृत्य हैं। आप उन सब से अपने बच्चों को आप स्वयं भी जुड़िए। जैसे आप का कभी ड्रीम रहा हो कुछ सीखने करने का, वो ना हो पाया हो, तो आज शुरू कीजिए। ये मेरा संदेश है आप लोगों से। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, अभी तो लग रहा है कि जैसे शुरुआत ही नहीं हुई है वो चर्चा की, क्योंकि ये विषय इतना विस्तार रखता है अपने आप में। आशा है हम अगले कुछ श्रृंखला में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल ज़रूर। आपका HOTC यूट्यूब चैनल में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। अभी आपने मनोज पाटीदार जी को सुना, जो विख्यात तबला वादक हैं। आशा है आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। आगे के अपडेट्स और श्रृंखला देखने के लिए कृपया HOTC चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।